हेलो एवरीवन। जो आज का सेशन है हमारा, इसको लेकर है हमारा गुप्ता डायनेस्टी का पार्ट 3 है ये। और इससे पहले मैंने आपको सभी चीज़ों को बताया था, पर ब्रीफ एक तरीके से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी जो है हमारी बहुत ज़रूरी है एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात करते हैं। तो मैं भी आपके क्वेश्चंस जो भी रहेंगे आप लाइव क्वेश्चन रख लीजिएगा, और इसको मैं लास्ट में बताऊंगा सभी चीज़ के जो आप कोई क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि सेशन के बीच में मैं कभी भी रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि बाद में जब रिकॉर्डेड फॉर्म में चले जाता तो कई लोगों के लिए इरिटेटिंग लगता है उनको। तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। और बस एक दो क्लासेस की अब बात है, इसके बाद आपका पूरा हिस्ट्री का कोर्स खत्म हो जाएगा। सारा टारगेट हमारा ज्योग्राफी पर ही ध्यान रहेगा। फिर मैं इसलिए जल्दी से इसको समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हमारा आज का टॉपिक है एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था, इसको आसानी से करना थोड़ी आसानी हो जाए हमारे लिए। मैंने क्या क्या बात करी थी गुप्ता काल के बारे में। गुप्ता काल हमने बात करी थी जिसको गुप्ता डायनेस्टी कहा जाता है, गुप्त डायनेस्टी। मैंने बताया था आपको 240 से लेके चला था लगभग 590 के अराउंड। और पर बेसिकली ये माना जाता है कि जो हमारा गुप्ता एम्पायर जो स्टार्ट हुआ था वो 319 के अराउंड हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने ही इसको शुरू करा था, मतलब इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इससे पहले 40 साल लगभग आप कह सकते हैं कि श्री गुप्त रहे थे, फिर उसके बाद घटोत्कच भी रहे, तो ये अलग पीरियड देखा जाता है। पर सबसे ज़्यादा जो है 319 एडी से जब स्टार्ट होता है 335 तक, तो चंद्रगुप्त प्रथम एक नई नींव रख देते हैं आपके लिए गुप्ता डायनेस्टी की। इसके बाद आपके समुद्रगुप्त आए थे। समुद्रगुप्त उन के मुकाबले अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था आपका चंद्रगुप्त प्रथम जिसको फर्स्ट कहा जाता है, फिर आपके समुद्रगुप्त, फिर थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड। इन सभी में अगर मैं पावरफुल जितने भी आपके एम्पायर बात करूं, वैसे अगर हम बात करें तीनों के तीनों बहुत पावरफुल थे, पर इनमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो ये होते हैं आपके समुद्रगुप्त। इसलिए इनको नेपोलियन कहा गया था विंसेंट स्मिथ के द्वारा हमारे भारत का। कारण ये, हालांकि अगर माना इस पे कई डिबेट रहती है कि इनको कैसे कंपेयर किया जा सकता है, बल्कि कंपेयर किया जाना चाहिए नेपोलियन को, पर वो अलग डिबेट का पॉइंट है। तो जो जो हमने बात करी थी वो हमने बात कर ली थी समुद्रगुप्त के बारे में, बहुत डिटेल में आपको समझाया था। प्रयाग प्रशस्ति क्या थी, उन सभी चीज़ों को मैंने बहुत आपको डिटेल में समझाया था। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समुद्रगुप्त के बाद, वो आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको पढ़ना आज के लिए ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में आपको लास्ट में सारे बता चुका था। फिर भी एक रिकॉल करने के लिए सभी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कारण मैंने उसके बहुत सारे आपको बताए, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से विश्व विजेता के रूप में काम करा था इन्होंने। जो अगर हम बात करते हैं कि पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था ऑलमोस्ट, बस आप मालवा का क्षेत्र जो बचा था जिसको करना था कॉन्कर, वो करा था आपके चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो कहने का मतलब बस एक छोटा सा पार्ट रह गया था भारत का जो ये कॉन्कर नहीं कर पाए थे। पर कहा जाता है कि नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो आज प्रेजेंट टाइम में है, और भारत का पूरा हिस्सा, वैसे दक्षिण भारत में शामिल नहीं किया जाता, पर फिर भी वहाँ पर काफ़ी हद तक इनका कंट्रोल था हमारे समुद्रगुप्त का। इसके बाद फिर मालवा वाला जो क्षेत्र बच रहा था, जो आपका मालवा क्षेत्र था, वो समुद्रगुप्त सॉरी आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ले लेते हैं उसको। अब समुद्रगुप्त के बाद पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई थी, फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया भारत का नेपोलियन कहा जाता है, संगीतज्ञ थे बहुत बड़े, मतलब म्यूजिशियन कह सकते हैं आप, कविराज भी कहा जाता है, बहुत बड़े पोएट थे। और जो उनकी संगीत का रुझान वो उनकी मुद्राओं से देखने को मिलता है, क्योंकि वो वीणा बजाने के बहुत बड़े शौकीन थे आपके समुद्रगुप्त। और बहुत प्रतापी शासक रहे थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एसएससी में कई बार आया है कि बताइए वीणा बजाने वाले शौकीन ऐसे कौन से थे। अगर हम बात करते हैं एम्परर के रूप में, तो आपको समुद्रगुप्त का नाम याद रखना पड़ेगा। इसके बाद मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। इनके टाइम पे हरिशेन रहे थे, और हरिशेन ने क्या क्या चीज़ों का निर्माण कराया था। समुद्रगुप्त की तारीफ करने के लिए हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण करा था। हालांकि उसका निर्माण पहले ही कर दिया गया था, किसके द्वारा, आपके सम्राट अशोक के द्वारा। पर प्रयाग प्रशस्ति नाम इसका उस समय पड़ा जब हरिशेन ने इसमें काम करा, क्योंकि आप जानते हैं प्रयाग मतलब ये इलाहाबाद में था, और प्रशस्ति मतलब एक तरीके से उनकी प्रेज करना, उनका सम्मान देना, उनके बारे में व्याख्या करना। तो बहुत मैंने डिटेल में समझाया था। फिर इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति पर पहले अशोक ने करा, फिर कुछ चीज़ें लिखी, और फिर यही आपका प्रयाग प्रशस्ति। फिर उसके बाद बहुत से लोगों ने काम करा, जैसे अकबर, जहांगीर, इन्होंने भी इसमें अपनी अपनी चीज़ें लिखी थी, बहुत डिटेल में हमने बात कर ली थी। इसके बाद क्या कहानी आती कि समुद्रगुप्त के बाद एक ऐसा शासक देखने को चाहिए था कि जो बहुत पावरफुल हो। तो समुद्रगुप्त के दो पुत्र होते, एक थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड, और एक थे आपके रामगुप्त, जिनका नाम रामगुप्त अगर हम हिस्टोरिकल बुक्स में पढ़ते तो ये देखने को मिलता है। रामगुप्ता भी लिखा आता है कई जगह, रामगुप्त। अब इनके बारे में बहुत ही
ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो अब तक के जैसे बहुत सारे शासक रहे हैं प्राचीन इतिहास के, हमने पढ़े हैं, उनमें सबसे ज़्यादा बेकार नाम इनका माना जाता है। कारण क्या है इसके बारे में बताता हूँ पहले। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं, पर फिर भी बता लेते हैं कि पृष्ठभूमि कहाँ से बनती है। तो देखिए, पृष्ठभूमि बनती है समुद्रगुप्त जैसे इनका एक एम्पायर समाप्त होने के लिए आ जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा टाइम करा था, एक बहुत बड़े एक पैमाने पर इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करा, काम भी करा, समय भी बहुत लंबा इन्होंने लिया। तब इसके बाद क्या होता है कि रामगुप्त को बनाया जाता है कि वो अब शासक बनेंगे। अब रामगुप्त के पास एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, इनके खिलाफ एक युद्ध हो जाता है और उसमें इनकी वाइफ को एक तरीके से किडनैप कर लिया जाता है। मतलब किडनैप मतलब ये कह सकते हैं कि ये हमेशा आपको पता है कि जब पुराने ज़माने में लड़ाई हुआ करती थी तो उनका सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे भी मारा है कि महिला एक पुरुष की अगर शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा जो अगर बात करें जिम्मेदारी या तो उसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी वाइफ होती है। सपोज कोई लड़ाई हो रही है और उसमें किसी वाइफ को बीच में ला दिया जाए तो वो उसके लिए आदमी के लिए आत्मसम्मान वाली बात होती है कि अपनी वाइफ की रक्षा करे। तो सेम वही कहानी देखने को मिलती है। रामगुप्त क्यों युद्ध में एक तरीके से ललकारा जाता है किसके द्वारा, जैसे समुद्रगुप्त का वेट कर रहा था कि एक शासक का नाम था जिसका नाम था रुद्र सिन्हा, रुद्र सिन्हा ऐसा लिखा जाता है, मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ पहले, रुद्र सिन्हा। ये बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था कि समुद्रगुप्त जैसे अपना शासन व्यवस्था को समाप्त करे, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई है तो फिर मैं आक्रमण करूंगा, क्योंकि मैंने बताया कि एक बहुत प्रतापी शासक के रूप में देखा जाता है समुद्रगुप्त को। अब जैसी इनकी एक देखा जाता है कि लड़चड़ा रहा है सिस्टम पूरा, अगर गुप्ता डायनेस्टी की बात करते हैं तो रुद्र सिन्हा क्या आक्रमण कर देता है, क्योंकि आपको पता है सक्सेसर के तौर पे किसी को तो बैठना था, तो रामगुप्त को बोल दिया जाता है कि वो बने। अब रामगुप्त को ऐतिहासिक रूप से आप ज़्यादा दस्तावेज में पढ़ेंगे तो ये देखा जाता है कि बहुत ही कावड़ या आप कह सकते हैं डरपोक टाइप का एक व्यक्तित्व था इनका, रामगुप्त का। तो जैसे रुद्र सिन्हा, ये इसका थर्ड नाम होता है रुद्र सिन्हा थर्ड, ये आक्रमण करने आता है और ये आपका शक डायनेस्टी का था। अब मैंने आपको बताया था कि गुप्ता डायनेस्टी इतनी बढ़ गई थी कि शकों को तो बिल्कुल पछाड़ दिया था इन्होंने, बस शक इनके सामने डर के चलते थे क्योंकि इतने बड़े बड़े एम्पर रहे थे ये। तो रुद्र सिन्हा आक्रमण करने आते हैं और इसी में क्या होता है कि मैंने जैसे बताया आन बान शान थी उस समय में, अगर वाइफ की बात हम करते हैं तो ये क्या कहते हैं कि देखिए आपको मेरी जगह आक्रमण करना है, मेरे को छोड़ दीजिए, मेरी वाइफ को आपको ले जाना है तो ले जाओ। सबसे बड़ी बात यही डरपोक के मामले में माना जाता है कि पहले आप जानते हैं कि कितने बड़े आपने मूवीज़ देखी होंगी, पद्मावत मूवी, जो भी बड़े बड़े आप देखेंगे, मैंने आपको बहुत सारी स्टोरीज बता रखी है हिस्ट्री के, मेडिवल हिस्ट्री में, कि जो भी शासक थे वो अपनी वाइफ के लिए सबसे पहले खुद को मरना पसंद करते थे और वाइफ भी इतनी रहा करती थी उनके लिए कि वो अपने आप को जोहर कर देती थी जब कोई विदेशी आक्रमणकारी हुआ था, जैसे मैंने खिलजी के टाइम पे आपको बताया था हमीर देव की कहानी। तो यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है कि रुद्र सिन्हा से डर के ये अपनी वाइफ को ही कह देते हैं कि आप इनको रख लो, क्योंकि बहुत सुंदर सी इनकी वाइफ, ये कहा जाता है कि वो सोचते हैं कि ये जो इसका नाम जो रामगुप्त था, इसका मानना था कि अगर मैं अपनी वाइफ दे देता हूँ ये मुझे छोड़ देगा। और रुद्र सिन्हा इस तरीके से कहता है कि ठीक है, वो जैसी उसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी थी कि इसको हटाना है, उसको राज्य भी हड़पना था, क्योंकि उसको पता था अगर मैं राज्य हड़प लेता हूँ तो वाइफ तो इसकी आई जाएगी। सुंदर बहुत ही कई जगह मेंशन किया जाता है। अब इतना डरपोक आदमी जो अपनी वाइफ तक को खुद उसने युद्ध करने के बजाय डर के मारे अपनी वाइफ को समर्पण कर दिया कि मेरी वाइफ को ले जाओ और मुझे छोड़ दो। तब यहाँ पर एक व्यक्तित्व आता है जिसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अरे तुम्हारी कुछ बस में नहीं है, मैं देखता हूँ इस चीज़ को कैसे करना है। तो रुद्र सिन्हा से लड़ाई होती है फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की। कई अलग अलग देखे जाते हैं, कई अलग अलग दस्तावेजों में कई अलग चीज़ें हैं, पर ज़्यादातर ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही लड़ाई करी थी और चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनको मतलब इनकी वाइफ को बचा लिया और एक तरीके से अलग कर दिया किसको, रामगुप्त को। और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही मार दिया था रामगुप्त को, पर ज़्यादातर आप बुक्स पढ़ेंगे तो ये नहीं देखा जाता। ये माना जाता है कि डरपोक था तो ऐसे ही उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, वो भाग गया वहाँ से। तो चंद्रगुप्त द्वितीय अब आ जाता है अपनी ये क्या नाम है, रुद्र सिन्हा तृतीय को हराते हैं और ये फिर शासन व्यवस्था संभाल लेते हैं गुप्ता एम्पायर की। अब यहाँ पर और देखा जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इन्होंने और बहुत बढ़ के काम करा। समुद्रगुप्त जैसे ही माना जाता है कि एक तो उनका जो एरिया था उसको सस्टेन करके रखा, ये बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े एम्पायर को सस्टेन करना। कि अब आप देखेंगे कि अगर व्यक्तित्व तो इतना महान नहीं है, किसी अगर सक्सेसर के तौर पे देखा जाता तो वो डिक्लाइन कर जाता उनका पूरा एम्पायर। पर यहाँ पर क्या था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने समुद्रगुप्त का तो पूरा एम्पायर को सस्टेन करके रखा और साथ ही साथ मालवा वाला जो क्षेत्र था, जो इच्छा थी समुद्रगुप्त की कि मैं इसको ही कब्जा कर लूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा जगह थी ये व्यापार के हिसाब से भी, तो उस पर भी अधिकार कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। और यही बहुत ज़रूरी नाम है, आपको याद रखना है।
तो ये पूरी कहानी मैंने इसलिए समझाई कि आपको समझ में आ जाए कि क्या थी कहानी। हाँ, इनकी वाइफ का नाम था ध्रुव देवी, ध्रुव देवी। और इसी से शादी कर लेते हैं कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इन्हीं से शादी कर लेते हैं। अब ये अलग अलग देखो में अलग अलग देखने को मिलता है। अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, 2-3 बुक्स में मैंने इसको देखा है कि ये नहीं माना जाता कि ध्रुवा देवी से शादी करी थी इन्होंने, और कई जगह माना जाता है कि अपने भाई को जैसे मार दिया जाता है इनके द्वारा, फिर ये इनसे शादी कर लेते हैं। ये अलग जगह बुक्स में देखा जाता है, पर इसके बारे में कोई साक्ष्य प्रमाणिक नहीं है, मैं पहली चीज आपको बता दूं। अच्छा, इसके बाद अब क्या होता है, ये कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहली बात, एक चीज मेरे से छूट गई, और अगले सेशन में बता दूंगा, इस्लाम धर्म के बारे में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके। वैसे बहुत कम देखने को मिलते हैं, पर फिर भी हम उसको डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। पर एक चीज और बता दूं, जैसे आप जानते हैं हमने बोला प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे हुआ था, तो कुछ और भी चीजें थी जो आपकी निर्माण की गई थी इसी टाइम पे। जैसा आप जानते हैं अजंता की जो केव्स है, अजंता केव्स, अजंता, ये मैंने आपको स्टैटिक जीके कोर्स में बहुत डिटेल में बताया, ये इसी काल में बनी थी। ये वाकाटक शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वाकाटक, वाकाटक, इन शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। पर ये जो आपकी गुप्ता डायनेस्टी इसी टाइम पे हुआ था। और ये एसएससी में कई बार आया कि कौन से साम्राज्य के दौरान अजंता केव्स का निर्माण किया जाता है, तो वो यही था। इसके अलावा आप जानते हैं विष्णु शर्मा की पंचतंत्र बहुत फेमस बुक है, और कई बार एग्जाम में आ रखी है। एसएससी सीजन 2015 में आया, फिर कई बार अभी रिसेंट के एमटीएस के एग्जाम में आया है। पंचतंत्र, इसका निर्माण या ये लिखी गई थी आपकी विष्णु शर्मा के द्वारा, और इसको लिखा गया था इसी टाइम पे, इसी गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे इसको लिखा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं एग्जामिनर की, ये जानते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछने हैं। तो पंचतंत्र तो डायरेक्टली आ जाता है कि विष्णु शर्मा, सभी बच्चे रट्टा मार के बैठे हुए। पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइम पे लिखी गई थी। तो इसी टाइम पे लिखा गई थी, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और बुक्स भी थी, जैसे आपकी शूद्रक, जो आपको मृच्छकटिकम जो लिखी थी शूद्रक के द्वारा, मैंने बता रखी आपको मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, ये भी किसके द्वारा लिखी गई थी, शूद्रक के द्वारा, और इसी टाइम पे लिखी गई थी। जैसे एक और मैंने आपको बताई थी कामनंद के द्वारा, जो आपकी नीतिशास्त्र लिखी गई थी, नीतिशार या नीति शास्त्र बोलते हैं वैसे इसको, नीतिशार, ये कामनंद के द्वारा लिखी गई थी। ये भी इसी टाइम पे लिखी गई थी। एक जैसे हम काम की बात करें तो आप सभी को पता होगा, बहुत फेमस है, आपने सुनी होगी कई बार कामसूत्र के बारे में। कामसूत्र, अब इसको कई क्या लोगते हैं कि ये सेक्सुअल एक तरीके से स्क्रिप्चर है, या उसके बारे में लिखा हुआ है कि सेक्स वगैरह के बारे में, तो बिल्कुल गलत है। कामसूत्र, हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इससे इसका रिलेशन है, पर ये बिल्कुल नहीं है कि जो चीज़ें बोली जाती है आपने कई जगह सुनी होगी, वो बिल्कुल गलत है। कभी अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये सब चीज़ें है ही नहीं, बिल्कुल गलत ये इसकी वर्डिंग की जाती है कि इसका रिलेशन इससे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगा, कभी पढ़ा होगा तो कामसूत्र वात्सायन के द्वारा लिखी गई है। वात्सायन, वात्सायन इनके द्वारा लिखी जाती है, और ये भी गुप्त काल के टाइम पे ही लिखी गई थी। कुछ फेमस बुक्स थी जो मैंने आपको बता दी। ज़्यादातर आप सभी जानते हैं कि ऑथर और बुक्स के बारे में, पर ये उस जगह के नाम से आप कह सकते हो, उस समकालीन चीज़ें, जैसे कंटेम्प्रेरी क्या चल रही है उस समय, कौन सी व्यवस्था उस समय चल रही है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गुप्त काल की तो सबसे ज़्यादा आती चीज़ें, क्योंकि इस टाइम में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें का एक तरीके से निर्माण किया गया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैं कुछ पॉइंट बता दूं, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं अपने हिसाब से बताता हूँ जो आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है। पहली बात, इनको विक्रमांक की इनके पास उपाधि थी, विक्रमांक, या इनको विक्रमादित्य कहा जाता था, विक्रमांक इनको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इनका टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है, कई अलग अलग जगहों में अलग अलग देखने को मिलेगा आपको। जैसे 375 से लेके 415 माना जाता है। 415 तो आपको हर जगह मिलेगा, पर ये वेरी कर जाता है। यहाँ पर आपको कई जगह 380 देखने को मिलेगा। 380 से लेके आपके 415 ईडी के अराउंड इनका टाइम माना जाता है। और जैसे मैंने बताया कि गुजरात और मालवा वाला क्षेत्र बहुत ज़रूरी था भारत के लिए, तो इस वाले पार्ट को भी इन्होंने कॉन्कर करा था, और इसी से इनका साम्राज्य और बड़ा हो गया था गुप्ता डायनेस्टी का। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो गई, जो मैंने बताया कि क्या है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि गुप्ता डायनेस्टी की अगर सबसे पहले हमने बात करी थी राजधानी के तौर पे, हमने बात कर ली थी, पर सेकेंडली आपको याद रखना है उज्जैन। जैसे हमने बात करी थी कि आपकी बिहार का जो था इलाका, उस वाले जो थी राजगृह कह सकते हैं, गिरिवर्ज कहा जाता है, उसको हम मानते हैं कि सबसे पहले इनकी राजधानी हुआ करती थी। पर अगर आपसे पूछा जाता है कि इनकी राजधानी दूसरी कौन सी थी, उज्जैन। कारण ये था क्योंकि जब ये आते हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये बिहार वाले इलाके को छोड़ के यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि बिहार तो इनका अधिकार था यहाँ पर, और विदेशी आक्रमणकारी कभी आप जान सकते हैं यहाँ से होता ही नहीं था। तो इनको पता था यहाँ से आक्रमण होना नहीं, ये मेरे अंडर में रहेगा। अगर मैं यहाँ बैठ जाता हूँ मध्य प्रदेश के आसपास,
तो वो वाला इलाका मेरे हाथ में हो जाएगा। और ये एक तरफ से दोनों चीज़ों को हैंडल करते थे। अगर सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करते हैं, सॉरी सेंट्रल इंडिया के बारे में, तो आपको पता है मध्य प्रदेश एकदम बीचों बीच पड़ता है। तो ये गुजरात वाले इलाकों को भी ध्यान में रखते थे, क्योंकि यहाँ से विदेशी आक्रमणकारी आ सकते थे, इनको डर था इस वाले इलाके को लेके। और इधर वाला पार्ट तो इनके अंडर में ही, और ये वाला पार्ट भी इनको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इन्होंने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। और ये क्वेश्चन कई बार आया कि उज्जैन को राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था इसको। और इनके टाइम पे आपको पता है कि अगर हम अलग और कुछ चीज़ों को देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, तो इनके टाइम पे बहुत सारे बड़े बड़े रहे थे। जैसे हम पहली बात करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट, पहली बात आर्यभट्ट इनके टाइम पे थे, सभी जानते हैं दशमलव और पाई इनकी खोज के द्वारा की गई थी, और इसके बारे में हमने बात भी करी थी। आर्यभट्ट इनके टाइम पे थे। सबसे ज़रूरी कालिदास, कालिदास इनके टाइम पे थे। और एक और नाम था वराहमिहिर, वराहमिहिर, ये भी इनके टाइम पे देखे जाते हैं। इनके जो शासनकाल के दौरान बहुत बड़े बड़े जो नाम थे। वराहमिहिर, ये आप अगर बात करेंगे, इनका संबंध था खगोल विज्ञान से। खगोल विज्ञान से अगर आप बात करेंगे इनको, ये राइटर थे बहुत बड़े। अगर हम कालिदास के बारे में बात करते हैं, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है इनको। शेक्सपियर कौन है? जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्ले लिखे थे, आप कह सकते हैं लिखे थे, या उनको परफॉर्म करवाया था। बहुत बड़े बड़े नाटक कह सकते हैं, उपन्यास कह सकते हैं, नॉवेल कह सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट के बारे में हम जानते हैं मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ। तो ये सारे इन तीनों के बारे में हमको पॉइंट कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, धन्वंतरी। धन्वंतरी जो चिकित्सक के रूप में या मेडिसिन का जिनका संबंध था, वो भी इनके टाइम पे देखने को मिलते हैं। मतलब सबसे ज़रूरी पॉइंट जो हमने बात करी, ये क्वेश्चन कई बार आते हैं कि कौन किन के दरबार में रहा करते थे, तो ये हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। बाकी एक चीज़ और बता दूं कि बाद में शायद मैं भूल जाऊँ कि इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी गुप्ता पीरियड की, वो संस्कृत थी। जब आप देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति, तो उसमें भी संस्कृत भाषा में इन्होंने चीज़ों को लिखा था। तो ये बहुत बार एग्जाम में आ रखा, और सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर हो जाती है कि हम हिंदी लगा देते ज़्यादातर। हिंदी नहीं थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन में जरूर हिंदी दी जाती है, और यहीं पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है। एक और चीज़, जैसे मैंने बोला विलियम शेक्सपियर को, जैसे कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो ये इसको लेकर भी कई लोग बोलते हैं कि कालिदास तो बहुत पुराने टाइम के थे, और शेक्सपियर की बात करते हैं तो बहुत नए ज़माने के थे। तो इन दोनों को कैसे आप रिलेट कर सकते हैं? पर अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न पार्ट में, यूरोपियन पार्ट में अगर हम बात करते हो, तो शेक्सपियर का नाम बहुत बड़ा है। और वैसे अगर हम एशिया में बात करते हैं, खासकर इंडिया में, तो कालिदास का नाम बहुत बड़ा है, इसलिए इनको कंपेयर किया जाता है। इसको लेके आपने कई बार ये भी डिबेट देखी होगी कि अलग है ये, कैसे हम कर सकते हैं। जैसे नेपोलियन की हमने समुद्रगुप्त के साथ करी, अगर बात करें तो उन दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है। इसलिए कालिदास की बुक्स के बारे में बता ही चुका हूँ, उनके बारे में खास बताने वाली बात है नहीं। स्ट्रैटेजी के कोर्स में सारी चीज़ें मेंशन करी थी, यहाँ पे लंबा हो जाएगा सारा सेशन, और कई बार आता है कि कौन कौन सी इनकी बुक्स थी, तो आपको बता ही रखे मैंने स्ट्रैटेजी के में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आर्यभट्ट मैंने बता दिया, वराहमिहिर के बारे में मैंने बता दिया, धन्वंतरी आपको बता दिए। इन्हीं के टाइम पे फाहियान आते हैं, फाहियान, फाहियान। और फाहियान एक चीनी यात्री थे, मतलब चाइनीज थे। फाहियान इंग्लिश में देख लीजिएगा, फाहियान ऐसे लिखा जाता है वैसे। फाहियान चीनी यात्री, जो पता है कि अलग अलग जगहों से अलग तरीके से आया करते थे देशों के लिए, तो ये इन्हीं के टाइम पे आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। और अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, कि मैंने बताया कि सबसे ज़रूरी पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, एक क्वेश्चन आया था, ये मैंने फोटो देख के इसलिए मैंने लगा रखी थी, कहीं दिमाग से ना निकल जाए। ये इसको कहते हैं मेहरौली स्तंभ। मेहरौली स्तंभ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे कुतुब मीनार के एकदम जस्ट सामने है, कुतुब मीनार के। और इसलिए मैंने बोला है कि गुप्ता काल को आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। कारण ये क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई गई थी जो आज तक उसके बारे में लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को, जैसे आप कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन उतरते हो, तो वहाँ पर भी इसकी फ़ोटो लगा रखी है, और ये कुतुब मीनार के परिसर में है स्थित। और इसलिए भी कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, उसी का एक स्तंभ था ये। और अलग अलग डिबेट है इसको लेकर कि कुतुब मीनार को जो बनाया गया उस वहाँ पर मंदिर हुआ करता था। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये एक तरीके से पिलर है, वैसे कहने का मतलब ये भी है, कई जगह माना जाता है कि ऐसे 4 पिलर थे, पर आप इसको देखेंगे तो पिलर जो है आज के टाइम पे मेहरौली स्तंभ, इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। और ये ऐसा पिलर है, इसमें अलग बात क्या है ऐसी, ये जो पिलर है इसमें कभी जंग नहीं लगा। आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी बात है, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। और आज के टाइम पे हम कहाँ पर चल रहे हैं, 2023 के राउंड हम चल रहे हैं। और उस जमाने की हम बात करें कि कैसे, आप समझ सकते हैं कि आज तक ये ऐसे मेटल का प्रयोग किया गया जिसमें जंग ही नहीं लगा। ऐसा तक तो समाप्त हो जाना था। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले टाइम पे अगर आप देखेंगे, अगर इसको 1947 से देखते हो तो इसमें कोई भी अंतर नहीं देखने को मिला है।
तो इतने पुराने समय से होने का इसका कारण क्या है, ऐसा मेटल क्या यूज़ किया गया है, इस चीज़ के ऊपर रिसर्च होते रहते हैं और कई बातें आती रहती है। तो मेहरौली स्तंभ कई बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है एग्जाम में कि किसके द्वारा निर्माण किया गया था। ये इन्हीं के द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। और मैंने बताया इसमें कोई भी जंग वगैरह नहीं लगता है। बाकी मैंने अजंता केव्स बताई थी, इन्हीं के टाइम पे बनी थी, जो आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। फिर भी आप एमसीक्यूज फॉर्म ज़रूर लगाएं, वहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। अगर कुछ नया दिखता है तो आप उसको डाउट सेशन में डाल दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके बाद देखिए 2-3 शासक रहे थे जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं करे, मैं उनको जल्दी जल्दी बता दूं क्योंकि उनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, बस वो हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी बन जाता है। पहली बात, इनके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त जो थोड़े से इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते, वैसे खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं अगर हम उन तरीके से देखें, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर नहीं रहा, ना इन्होंने इतना साम्राज्य विस्तार करा, पर फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं जो फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इनसे। सबसे पहली बात, कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। नालंदा जो आज के टाइम पे बिहार में है। वैसे अगर हम बात करें, ये इसके तो खंडहर हो गए हैं बिहार के जगह में, नालंदा में, और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था नालंदा, कई चीज़ों को लेकर इसके लिए इनिशिएटिव किया जा रहा है कि इसको दोबारा सस्टेन किया जाए, दोबारा ठीक किया जाए। और एक तरीके से जो साइट है हमारी, इसको ठीक किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि प्राचीन इतिहास में इसका एक बहुत अलग रोल रहा है। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आए हैं नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये मैंने आपको बताया था, जब मेडिवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, तो बख्तियार खिलजी ने इसको पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया था। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें कि उसका कारण ये भी था कि एक तरीके से इसमें संस्कृत की चीज़ें, जैसे उस ज़माने में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, एक बहुत बड़ा पढ़ाई को लेकर था, लाइब्रेरी कह सकते हैं पूरे विश्व के रूप में इसको रखा गया था। और वो इसी से आगे चिढ़ जाता है और इसमें आग लगा देता है, पूरी लाइब्रेरी कह सकते हैं हम, पुस्तकालय के रूप में। और नालंदा विश्वविद्यालय जब ये जल रहा था तो ये माना जाता है कि लगभग इसकी लपटें जो थी, इसकी आग बहुत दूर तक देखी जा सकती थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं था, या वैसे अगर हम बात करें कोई बिल्डिंग वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो बहुत दूर तक देखी जाती थी। इसके लिए अलग अलग आप फैक्ट देखिएगा यूट्यूब पे, पर वो कितने सही हैं उसके बारे में नहीं कह सकता, पर मैंने बहुत चीज़ें इसके बारे में देखी है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा इससे था, और ये कहा जाता है कि लगभग 7 साल कहा जाता है कि इसकी जो आग की थोड़ी बहुत जो कह सकते हैं कि चीज़ें जो थी वो वहाँ पर देखने को मिली, मतलब गर्म रहती थी वो चीज़ें। मतलब ऐसा नहीं कि बस बुक्स थी, बहुत चीज़ें उसमें अलग बनाई गई होंगी, लकड़ियाँ वगैरह होंगी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बड़ा था ये उस ज़माने में। एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय इसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, तो इसलिए भी एक ज़रूरी बन जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखिए 3 आपको चीज़ें याद रखनी है। पहला जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा आपका आपकी विक्रमशिला, ये भी आपके बिहार में ही है। विक्रमशिला कई बार एसएससी में आया है, इसको बनाने वाले थे धर्मपाल, ये भी क्वेश्चन आ रखा है एसएससी में। और तीसरा बन जाता है आपका तक्षशिला, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये भी पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक मानी जाती है, और ये आपके पाकिस्तान में है। और ये भी क्वेश्चन एसएससी में आ रखा है कि कहाँ पर है ये। पुरानी को लेकर डिबेट रहता है कि नालंदा सबसे पुरानी है कि तक्षशिला। वैसे कई जगह तक्षशिला को ही माना जाता है, पर गलत है। वैसे नालंदा विश्वविद्यालय विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले नंबर पे आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट क्लियर, और बस इतना ही बनता है यहाँ से। विक्रमशिला मैंने बता दिया। कुमारगुप्त के बारे में बस यही फैक्ट था जो आपके लिए ज़रूरी था, जो बता दिया मैंने। इसके बाद आते हैं जो आपके स्कंदगुप्त। ये भी थोड़ा सा बस एक ही क्वेश्चन बनता है स्कंदगुप्त से, कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करा था, मतलब रिपेयर करा था उसको, सुदर्शन झील को। तो बस इतना क्वेश्चन आता है। और दूसरा सबसे ज़रूरी बात कि इस जो आपके स्कंदगुप्त थे, इन्होंने हूणों से, जो हूणे हुआ करते थे हूण, उनसे भारत को एक तरीके से बचाया था। ये सबसे अच्छा इनका काम आया था स्कंदगुप्त का। तो ये भी हमारे लिए एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, एसएससी में एक बार आया था, इसलिए फैक्चुअल चीज़ के रूप में आप याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका भानुगुप्त के बारे में। भानुगुप्त, भानुगुप्त के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आगे करके थोड़ा इसको। भानुगुप्त, भानुगुप्त के बारे में समझना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि एसएससी में कुछ क्वेश्चन आए थे और अच्छे लेवल के थे, और वो समझना जरूरी इसलिए बन जाता है कि 2-3 बार रिपीट हो गए वो। सबसे पहली बात, भानुगुप्त के बारे में बात करें तो ये भी गुप्ता डायनेस्टी के शासक रहे थे, पर इतने बड़े शासक नहीं रहे, क्योंकि इनके साथ कुछ चीज़ें अलग हुई थी। मैं जैसे बात करता हूँ कि भानुगुप्त के बारे में एक सबसे ज़रूरी है, एक आपने सुना होगा एरण अभिलेख, या आप कह सकते हैं कि इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं एरण अभिलेख था ये, मतलब जो आपका लिखा होता था वो आपका एरण अभिलेख के रूप में जाना जाता है। सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि ये है कहाँ पे आज के टाइम पे, ये है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। बहुत बड़े बड़े एग्जाम जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है या यूपी पीसीएस का होता है, कई जगह आपने क्वेश्चन देखा होगा
एरन अभिलेख के बारे में आता है कि इसके बारे में किसने बनाया था, किसके टाइम का था, तो या किसके बारे में व्याख्या की गई है, इन्हीं के बारे में व्याख्या की गई है, भानुगुप्त के बारे में। इसलिए इसको सती का लेख भी कहते हैं, सती का लेख। सती का लेख क्यों कहा जाता है ये समझना जरूरी है। देखिए अभिलेख जो है ये भानुगुप्त, इनके टाइम पे गोपराज थे, गोपराज इनके सेनापति के रूप में आप समझ सकते हैं। और युद्ध होता है, गोपराज युद्ध होता है और भानुगुप्त के साथ जाते हैं, और ऐसा युद्ध था उसमें भानुगुप्त की ये था जाहिर कि उनका निधन होना है, मतलब कि वो हार जाएंगे सामने, इतनी बड़ी लड़ाई थी। उसको डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि हमारे एसएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए रिलेवेंट है। तो भानुगुप्त उसमें क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, और ये गोपराज को पता था कि हमने हारना है। ये सबसे बड़ी निष्ठा देखी जाती है इनकी कि इनको पता था कि मैंने हार जाना है, अपने जिस राजा किले में जा रहा हूँ, पर मुझे उनका साथ लास्ट टाइम तक देना है। और ये गोपराज जाते हैं और उसमें इनका मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है, मर जाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है हारना था, तो उसमें हत्या ही कर दी जाती थी। तो इनकी वाइफ को पता था, और इनकी वाइफ इसी चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा वो था उनके दिमाग में कि ये पहले बता देते कि अगर आप, मेरा जो जा रहा हूँ मैं युद्ध करने के लिए, मेरा ना आने के बराबर है, मैं फिर भी युद्ध करूँगा। तो इसमें क्या होता है, इनकी वाइफ कहती है कि ठीक है मैं सती हो जाऊंगी। तो जो सती के मामले में हमारा जो पहली बार हमको देखने को मिलता है जो साक्ष्य रूप में, वो हमारे को इसी एरन अभिलेख में देखने को मिलता है। इसलिए इसको सती का लेख कहते हैं, क्योंकि जैसे ही गोपराज का निधन होता है युद्ध में और इनको पता चलता है, तो ये इनकी चिता में ही जाके स्वेच्छा से चली जाती है, कि इनको लग रहा था कि कई और विपक्ष में जो थे जो इनको ना कैप्चर करे या इनके साथ कुछ करे, तो ये अपने पति के प्रति इनकी मतलब पतिव्रता जो कहा जाता है वो ये अपने आप को आग में समर्पित कर देती है। तो पहली बार जो लिखित में हमको देखने को मिलता है सती के बारे में, यहीं पे देखने को मिलता है। तो गोपराज और भानुगुप्त के बारे में इसमें व्याख्या देखने को मिलती है, इसलिए इसको सती का लेख कहा जाता है। सती मतलब जिसमें समझ रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा से होता है, जो महिला अपने आप को आग में भस्म कर देती है, जो बहुत बड़ी कुरीति थी भारत में, जिसको समाप्त कर दिया गया था। पर ये स्वेच्छा होना जरूरी नहीं है। कई बार क्या होने लगा कि इन्होंने अपनी मर्जी से सती हो गई थी, मतलब कोई विदेशी जो आक्रमणकारी थे उनसे डर के मारे या सामने विपक्ष में। पर उसके बाद ये एक तरीके से प्रथा ही बना दी गई थी कि अगर कोई जैसे सैनिक के तौर पे कोई पति जा रहा और बाहर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो या कैसे भी तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को जबरदस्ती आग में डाल दिया जाता था, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर हो। तो ये एक तरीके से कुरीति थी जिसको समाप्त कर दिया गया था। और हमने बात बहुत करी थी, राजा राम मोहन राय ने इसमें बहुत बड़े काम करे थे। तो ये हो गया हमारा जो ज़रूरी था। इसके अलावा बस भानुगुप्त के बारे में और कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। इसके बाद सबसे जो लास्ट के थे जो शासक के रूप में जाने जाते हैं वो है आपके विष्णुगुप्त, जो सबसे लास्ट के गुप्ता डायनेस्टी के। पर सबसे ज़रूरी बात जो मैंने बताया कि चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं रहा जिसने लंबा टाइम अपना करा होगा, और एक तरीके से समाप्त हो जाता है आपका पूरा इसमें गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में मैंने और चीज़ें आपको बताई दी है, जो जो चीज़ें हमने बात करी थी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ क्वेश्चन आएंगे। यहीं पर इसको हम समाप्त करते हैं, और बस इतना ही है। मैं एक दो चीज़ें याद कर रहा था कि कुछ और आपके एग्जाम में, हाँ एक और याद रखिएगा कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। आप वैष्णव धर्म तो नहीं कहेंगे, मतलब भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं सबसे ज़्यादा इन्हीं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे। मतलब इन्होंने मंदिर भी जो बनाए हैं, दशावतार मंदिर जो आपने सुना होगा बहुत फेमस है, वो इनके द्वारा ही निर्माण किया गया था गुप्ता डायनेस्टी के बारे। मैंने आपको स्टैटिक जीके में शायद इसके बारे में डिटेल में बताया होगा। वैष्णव धर्म मतलब होता है कि जो शैव धर्म मतलब होता है जो भगवान शंकर के प्रति उनकी पूरी आराधना होती है, वो सारी चीज़ें भगवान शंकर के ऊपर ही करते हैं। और वैष्णव धर्म मतलब भगवान विष्णु। तो सबसे ज़्यादा ये जो गुप्ता डायनेस्टी में देखा जाता है वो इसी को लेके देखा जाता है। और जो भी चीज़ें आप देखेंगे वो विष्णु धर्म का वैष्णव धर्म का संबंध भानुगुप्त जो सॉरी आपकी गुप्ता डायनेस्टी से देखा जाता है। बस इतना ही था, इसके अलावा और कुछ है नहीं। जैसे ही फिर ये देखिए गुप्ता डायनेस्टी समाप्त होती है, इसके बाद बहुत छोटे छोटे पैमाने पर नए नए, जैसे मैंने बताया था मगध एम्पायर जब समाप्त होता है तो धीरे धीरे फिर वो अलग अलग जगह में ब्रेक हो जाता है जब बहुत बड़ी डायनेस्टी समाप्त होती है। क्योंकि जब बहुत बड़ी डायनेस्टी समाप्त हो रही है, कोई सक्सेसर अच्छा नहीं है, तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होगा। ऐसी तरीके से फिर और नई नई डायनेस्टी बनती है, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वो है आपका पुष्यभूति वंश, उसके बारे में बात करूंगा क्योंकि आपको कई बार हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करूंगा पर नेक्स्ट सेशन में। ये मैंने आपको गुप्ता डायनेस्टी समाप्त करा दिया। अब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाइएगा तो आपको 90% क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे। एक आध परसेंट जो होगा आप डाउट सेक्शन में डालें, मैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और डिटेल में समझाऊंगा। तो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। और मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं, और जो आपके क्वेश्चन